प्राची को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस तरह का गिफ्ट दे सकता है। प्राची को अभी भी अंदाजा नहीं था कि आखिर उसे ये बैग दिया किसने है, वो डिलीवरी बॉय कौन था और इतने सारे गिफ्ट्स भेजने वाला इंसान कौन है। ये सोचकर प्राची जल्दी से उस बैग में रखे ग्रीटिंग कार्ड को देखकर पढ़ने लगी। प्राची सारे ग्रीटिंग कार्ड्स पढ़ते ही हैरान होकर खुद से कहती है, क्या ये सारे ग्रीटिंग कार्ड्स अर्नव ने भेजे हैं? पर वो इस तरह के कार्ड कब से भेजने लगा? अगर उन्हें मुझसे मिलना ही था तो वो सीधे घर आ जाते। इस तरह से गिफ्ट, चॉकलेट, टेडी बेयर क्यों भेज रहे हैं? प्राची यही सब सोच रही थी, तभी उसके फोन पर मैसेज आया। प्राची देखती है कि फोन पर अर्नव का मैसेज आया हुआ है। अर्नव ने लिखा था, मैं जानता हूँ प्राची, तुम ये सारे गिफ्ट्स देखकर हैरान हो रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शायद मैंने आज तक उसका 2% भी तुम्हारे लिए नहीं किया। आज जब तुम मुझसे दूर चली गई हो तो मैं चाहता हूँ तुम वापस से मेरी जिंदगी में आओ, लेकिन अचानक से नहीं। मतलब कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने पूरे दिल से अपनाओ और मेरी जिंदगी में आओ, ना कि मेरी चिंता देखकर। ये सोचकर तुम मेरी जिंदगी में अब दोबारा मत आना कि कहीं तुम ना रही तो मेरी जान चली जाएगी। तुम मेरी जिंदगी में तब आना जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर से जगह बन जाएगी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, शायद इसीलिए तो कल तुमने अपने पापा को एक बार भी नहीं रोका। अगर तुम अपने पापा को रोकती तो तुम्हारे पापा तुम्हारी बात जरूर मानते, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फैसला था, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बहुत गलतियां की हैं, उन गलतियों को मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा। भले ही अब मैं अकेला हो चुका हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ एक ना एक दिन तुम फिर से मेरी जिंदगी में जरूर आओगी, और जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये मैसेज पढ़ते ही प्राची की आंखों में आंसू आ गए। ये सच था, उस दिन उसने अपने पापा को इसीलिए नहीं रोका था क्योंकि उसके दिल में अर्नव के लिए जगह थोड़ी कम हो चुकी थी। अर्नव की हरकतों की वजह से प्राची भी परेशान हो चुकी थी। शादी हो जाने के बाद भी अर्नव ने उस पर कभी भी ठीक से यकीन नहीं किया था, और यही वजह थी कि प्राची ने यूं अर्नव से दूर जाने का फैसला लिया था। वो चाहती तो उस समय अपने पापा से लड़ झगड़ कर उनको वो फैसला लेने से रोक सकती थी। ये सब सोचकर प्राची अपने आंसुओं को साफ करते हुए खुद से कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कार चलाते हुए कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा सामने ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक को देखते ही उसने कार को वहीं रोक दिया। ट्रैफिक काफी लंबा था, जिस वजह से रणवीर को भी काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर जाना था। उसकी माँ का कॉल आ रहा था और ये बात वो समझ गया था कि उसकी माँ को ये पता चल चुका है कि मिहिका जेल पहुंच गई है। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसने देखा अनन्या एक कैफे में बैठकर किसी लड़के के साथ कॉफी पी रही है और उस लड़के के साथ हंसकर बातें कर रही है। अनन्या को यूं किसी और लड़के के साथ बैठे देखकर रणवीर की आंखें छोटी हो गई। वो तुरंत कार के बाहर निकलकर सीधे कैफे के अंदर आया। जैसे ही वो कैफे के अंदर गया, उसने देखा अनन्या अब भी उस लड़के के साथ बैठकर कॉफी पी रही थी। रणवीर ने जब देखा वो लड़का अनन्या का हाथ पकड़कर उससे बातें कर रहा है, तो वो गुस्से में वहां आया। अनन्या का ध्यान रणवीर पर नहीं गया था, लेकिन उस लड़के ने रणवीर को देख लिया था। रणवीर को देखते ही वो लड़का अनन्या को देखने लगा। अनन्या मुस्कुराते हुए उसी लड़के को देख रही थी। जब अनन्या देखती है कि वो लड़का अचानक से घबराने लगा है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है। अपने सामने रणवीर को देखकर अनन्या जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से रणवीर उसके सामने आ गया है। अनन्या को डरते देखकर रणवीर गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो अनन्या, और ये लड़का कौन है? रणवीर की बात सुनकर अनन्या एक नजर अपने सामने बैठे लड़के को देखती है, फिर रणवीर को देखते हुए कहती है, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपका तो कोई अधिकार नहीं है ना मुझ पर, तो फिर आप किस अधिकार से ये पूछने की हिम्मत कर रहे हैं मिस्टर रणवीर कुकरेजा? आप भूल चुके हैं, लेकिन मुझे याद है 6 महीने पहले मैंने भी इसी तरह आपसे ये सवाल किया था। तब आपने भी मुझे यही जवाब दिया था कि मेरा कोई अधिकार नहीं है आपसे कोई सवाल करने का, मैं आपकी कोई नहीं लगती हूँ। तो उसी तरह से आज मैं आपको जवाब दे रही हूँ। मैं किसके साथ बैठी हूँ, किसके साथ खुश हूँ, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
अनन्या की बात सुनकर रणवीर गहरी सांस लेकर कहता है, देखो अनन्या, पहले की बात कुछ और थी। मैं जानता हूँ अर्नव उस समय घर पर ही रहता था, लेकिन अब वो घर पर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीठ पीछे उसे धोखा देने की कोशिश करो। वो तुम्हारा भाई है। अगर अर्नव को पता चलेगा तुम उसे बिना बताए किसी लड़के से मिल रही हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्या तुमने इस बारे में घर में किसी को बताया है? रणवीर की बात सुनकर अनन्या हंसते हुए कहती है, मेरा भाई घर छोड़कर चला गया है, जिस बात का दुख पूरे परिवार को है, मुझे भी है, लेकिन मैं उन सब की तरह घर में बैठकर दुख तो नहीं मना सकती हूँ ना, क्योंकि दादाजी ने मुझसे कहा है कि भाई अपनी मर्जी से गए हैं। उन्होंने गुनाह किया तो उनको पछतावा हो रहा है, वरना कुछ लोग तो गलती करके भी नहीं पछताते। ये कहकर अनन्या गुस्से में रणवीर को देखने लगी। अनन्या की कड़वी बातें सुनकर रणवीर गुस्से में उस लड़के को देखकर कहता है, ये लड़की तो मेरी बात नहीं सुनेगी, लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर दोबारा तुम इस लड़की के साथ दिख गए ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं 3 तक गिनती करूंगा। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सभी के सामने तुम्हारी हड्डी तोड़कर रख दूंगा। रणवीर का इतना ही कहना था कि तभी वो लड़का डर के मारे वहां से भाग गया। उस लड़के को ऐसे भागते देखकर रणवीर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर के लिए रणवीर को लगा जैसे उसने एक जीत हासिल कर ली हो। अनन्या उस लड़के को भागते हुए देखकर हैरान थी। वो लड़का अनन्या का दोस्त था और सालों बाद अनन्या अपने दोस्त से मिल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दोस्त इतना डरपोक निकलेगा। अनन्या को हैरान देखकर रणवीर ने अनन्या के हाथ को पकड़ा, फिर उस कैफे से बाहर निकलते हुए उससे कहा, मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे दादाजी को जरूर बताऊंगा, फिर वो तुम्हें घर में बंद करके रखेंगे, तभी तुम्हें सबक मिलेगा। रणवीर की बात सुनकर अनन्या गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, मेरे भाई को प्यार सिखाने वाले कभी खुद भी प्यार करना सीख लो तो अच्छा होगा। तुम्हारे सीने के अंदर दिल नहीं है बल्कि पत्थर है। अगर दिल होता तो तुम्हें भी समझ आता कि तुम्हारे सामने वाला इंसान तुम्हें कितना प्यार करता है। 6 महीने पहले मैं तुम्हारे पास आई थी तुमसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे मुंह पर नो का टैग लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन याद रखना, उस दिन को मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मैं वो दिन याद करती हूँ ना तो मुझे तुमसे बहुत नफरत होती है। आइंदा से मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। मुझे जिससे मिलने का मन करेगा मैं उससे मिलूंगी। तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझे किसी भी तरह से छूने का। जिस दिन तुम मुझसे शादी करके अपने घर ले जाओगे उसी दिन सोचना मुझे छूने के बारे में, वरना उससे पहले अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर अनन्या गुस्से में वहां से चली गई। अनन्या को गुस्से में जाते देखकर रणवीर ने गहरी सांस ली, फिर चुपचाप अपनी कार में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में ट्रैफिक भी हट गया। ट्रैफिक हटते हुए देखकर रणवीर वहां से निकल गया। कुछ दिन तक सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। मिस्टर महेश को भी उनकी सजा मिल चुकी थी। उन्हें 3 साल की सजा मिली थी, जिस वजह से उन्हें 3 साल तक जेल में रहना था। मित्तल मैंशन में सभी लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कुछ दिन बाद मित्तल मैंशन के अंदर सभी घरवाले हॉल में बैठे हुए थे। राम मित्तल भी वहीं बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी एक नौकर राम मित्तल के पास आकर कहता है, दादाजी कुछ लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं आपने उन्हें बुलाया है। नौकर की बात सुनकर राम मित्तल घड़ी में समय देखते हैं। जब उन्होंने देखा सुबह के 10 बज रहे हैं तब वो समझ गए कि इस समय कौन आया होगा। ये सोचकर वो नौकर से कहते हैं, ठीक है तुम उन्हें अंदर भेजो। नौकर ने जैसे ही राम मित्तल की बात को सुना वो जल्दी से वहां से चला गया। राम मित्तल देखते हैं कि निमृत वहां बैठकर फोन चला रही है। निमृत को देखते ही राम मित्तल अनन्या और स्नेहा से कहते हैं, स्नेहा और अनन्या तुम दोनों जाकर निमृत को तैयार करो, क्योंकि आज निमृत को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। राम मित्तल की बात सुनकर निमृत हैरान होकर उन्हें देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से उसे कोई लड़का देखने के लिए आ रहा था, क्योंकि किसी ने उसे कुछ बताया तक नहीं था। ये सोचकर निमृत गुस्से में राम मित्तल से कहती है, पर दादू मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं? ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? निमृत की बात सुनकर राम मित्तल गुस्से में उसे देखकर कहते हैं, मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है। वैसे भी सारे घर वाले तुम्हारी बहुत बात सुन चुके हैं।
जितना कहा है उतना करो। जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि लड़के वाले आ चुके हैं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर तुमने कोई भी तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर निमृत शादी क्यों नहीं करना चाहती है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।